नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज फिर अपन विश्व ज्योग्राफी लेकर आए हैं और आज का पार्ट थर्ड होगा आपका, यानी विश्व ज्योग्राफी में आपका तीसरा पार्ट चलेगा। तो क्वेश्चंस जो है आगे के देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। यह तट है, द्वीप है, प्रायद्वीप है या फिर आपका डेल्टा है। तो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भाग, जैसे अगर बात करें हमारे भारत की, तो भारत जो है यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है। इधर आपका अरब सागर है, इधर अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपका हिंद महासागर, नीचे है हिंद महासागर। तो ये जो स्थल भाग है, यानी जो अपना भारत है, ये जो है तीन ओर से घिरा होता है, तो इसको कहा जाता है प्रायद्वीप। तो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग जो कहलाएगा आपका प्रायद्वीप। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। जबकि तट क्या है, तट जो है यानी इसके नजदीक जो है समुद्र के किनारे का जो भाग तट कहलाता है। जबकि द्वीप यानी कि वह छोटा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जलीय भाग से घिरा हो, वो द्वीप कहलाता है। और डेल्टा क्या होता है कि नदी जो है जब अपने मुहाने पर इस प्रकार की जो आकृति बनाती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको डेल्टा कहा जाता है। तो यहाँ जो है तीन ओर से समुद्र घिरा हुआ भाग कहलाएगा आपका प्रायद्वीप। सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप जो है विभक्त होते हैं। इसमें हडसन जल डमरू मध्य से, डेविस जल डमरू मध्य द्वारा, युकाटन जल डमरू मध्य द्वारा या टॉरिस जल डमरू द्वारा। देखें, ग्रीनलैंड और बैफिन इसमें कहां पर है, इसकी बात करते हैं। पहले देखो, देखिए क्या क्या है कि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप जो है ये विभक्त करता है। किसको करता है, तो यहाँ जो आपका सही आंसर क्या होगा, देखो इसमें क्या क्या है। ये जो भाग है ये है आपका ग्रीनलैंड, यहाँ जो भाग है ये है आपका ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का भाग है। और इधर है कनाडा, ये है आपका कनाडा। तो ग्रीनलैंड और जो कनाडा है, ग्रीनलैंड जो कनाडा है, यानी कि ग्रीनलैंड और बैफिन जो द्वीप है उसको कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपका, ये है आपका बैफिन द्वीप, ये है आपका बैफिन द्वीप। ठीक है, तो यहां जो है इन दोनों को कौन अलग करता है, तो यहां है आपका डेविस जल संधि, यहां है डेविस जल संधि।
या डेविस जल डमूर मध्य भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये दोनों इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका डेविस जल संधि हो जाएगा। आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा, डेविस जल डमूर। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नील नदी का डेल्टा सबसे अच्छा उदाहरण है। ये पंजा डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है, या फिर आपका ज्वार नदमुखी डेल्टा है, या रुंठी डेल्टा है। तो जो नील नदी जो है इसका जो डेल्टा है वो कैसा आपका, ये है आपका चापाकार डेल्टा है। नील नदी का डेल्टा है आपका चापाकार डेल्टा। नील नदी जो है प्रकार से क्या बनाती है, आपका डेल्टा बनाती है, प्रकार से डेल्टा का निर्माण करती है। तो एक प्रकार से ये कैसा आपका चापा का डेल्टा है। तो नील नदी का सही उदाहरण कौन सा होगा, चापा का डेल्टा। आंसर नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मॉरिशस द्वीप जो है कहां पर है। तो मॉरिशस द्वीप कहां पर है, आपके हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या आपके आर्कटिक महासागर। तो देखिए मॉरिशस जो द्वीप है ये आपके हिंद महासागर। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर है 65। ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की एक दीवार, रॉक की पर्वत की एक श्रृंखला। तो जो आपकी ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्या है, तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्या है, तो ये एक आपका यहां पर एक जल भित्ति है। ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में इधर यहां पर एक कोरल द्वीप या बैरियर रीफ है। ये बैरियर रीफ है, और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, जो कि कहां पर है, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां सही आंसर जो है वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट एक आपका प्रवाल भित्ति सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, कौन कौन सी है, देखिए कौन कौन सी है। एक तो नील है, अमेजन है, कांगो है, या मिसिसिपी मिसौरी। तो देखो यहाँ पर अपवाह की बात की है, तो अपवाह की दृष्टि जो है यहाँ की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी आपकी, तो ये आपके अमेजन है। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो वो तो है आपकी नील नदी जो है। ठीक है, और इस नदी की हम बात करें तो ये नदी जो है लगभग आपके 6,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपवाह की बात की है, तो अपवाह में सबसे बड़ी या लंबी नदी जो है वो कौन सी आपकी, ये है अमेजन। तो आंसर नंबर 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 67। निम्न में से कौन सी एक नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो विषुवत रेखा की बात की है तो श्वेत नील नदी, कांगो
या जहरी नदी, अमेजन नदी, या फिर आपके नाइजर नदी। देखिए बात करें, जैसे हमारी पृथ्वी है और ये है आपकी भूमध्य रेखा, तो यहां पर, और ये आपकी कर्क रेखा, और ये है आपका मकर रेखा। तो यहां हम बात करें कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। ये है आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी कांगो नदी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी कांगो नदी। इस प्रकार से 2 बार काटती है, तो ये तो कौन सी आपकी कांगो नदी। जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये है आपकी माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये है लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कांगो नदी, और कर्क रेखा को काटने वाली नदी आपकी माही नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी लिम्पोपो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर कांगो। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, ब्लैक फॉरेस्ट तथा वाजेस ब्रांच ब्लॉक में मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, के मध्य, ब्लॉक के मध्य। ठीक है, कौन सी नदी जो है वो आपकी प्रवाहित होती है। तो यहां जो है कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, ये होगी आपकी राइन नदी। ठीक है, तो यहीं पर आपके आपके जर्मनी में आपके ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, और एक आपका फ्रांस में वॉसजेस पर्वत, वॉसजेस पर्वत। ठीक है, तो इनके मध्य जो नदी प्रवाहित होती है, यानी कि वो कौन सी आपकी, ये हो जाएगी राइन नदी। तो यहां आंसर आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 69, आंतरिक सागर है, आंतरिक सागर मतलब सफेद सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, या फिर आपका जापान सागर है। ठीक है, तो यहां पर आंतरिक सागर की बात की है कि कौन सा सागर जो है आंतरिक सागर कहलाता है। तो यहां जो आंतरिक सागर है आपका, ये है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। तो ये आंध्र प्रवाह की जो सागर है या झील है, वो किसे कहा जाता है, कैस्पियन सागर को कहा जाता है। तो आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, किन 2 महासागरों को पनामा नहर जो है ये जोड़ती है। ठीक है, तो यहां पर किन 2 सागरों को पनामा नहर जोड़ती है, तो यहां देखिए, एक तो आपका प्रशांत महासागर, और एक हो जाएगा कौन सा आपका अटलांटिक महासागर। देखिए यहां हम देखें तो इधर ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये अलास्का, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, और नीचे जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका। ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया दक्षिण अमेरिका। और इन दोनों को यहां एक नहर है आपकी, ये है आपका पनामा नहर। अब पनामा नहर जो है ये किसको जोड़ती है, तो इधर तो है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और इधर है आपका अटलांटिक महासागर।
अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो यहां पर पनामा नहर जो जोड़ती है, और किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। सुमिलित कीजिए, क्या सुमिलित करना है कि नहर को किससे जोड़ती है? तो कील नहर किसको जोड़ेगी, सू नहर किसको जोड़ेगी, पनामा नहर किसको जोड़ेगी, और आपका स्वेज नहर जो हो वो किसको जोड़ती है। ठीक है, तो अब देखो यहां क्या होगा, कील नहर जो है ये तो है आपका जो है एल्ब ज्वार नदमुख, वो बाल्टिक सागर को जोड़ती है, जबकि सू नहर जो है ये सुपीरियर झील और आपकी जो ह्यूरन झील है इनको जोड़ती है, और पनामा नहर जो है ये आपका हमने लिखा पढ़ा भी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जबकि स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। तो इसमें जो सही जो आंसर क्या होगा, इसमें ए में 2, ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, सही जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर है 72। विश्व की सबसे ताजा पानी की झील है वेंडरमेयर झील, लॉकनिस झील, लेक बैकल झील या सुपर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी जो ताजा पानी की झील है वो कौन सी आपकी? ये है आपके लेक सुपर झील जो है ये आपके कहाँ पड़ती है? ये आपके अमेरिका में। तो ये विश्व की सबसे मीठी झील है और ताजा पानी की झील भी है। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर सुपर झील। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील है। तो सबसे लवणीय कौन है आपका? कैस्पियन सागर है, ग्रेट सॉल्ट लेक झील है, या अमृत सागर है, या फिर आपका वॉन झील है। तो विश्व में सबसे लवणीय सागर है जो झील है वो कौन है आपका? ये है आपका वॉन झील। ये आपके तुर्की में है, अब इसका नाम तुर्की हो गया है। तो विश्व की सबसे ज्यादा लवणीय झील या खारे पानी की झील आपके वॉन झील है। लगभग देखें तो इसकी जो लवणता है ये कितनी आपकी? ये है 330 ग्राम प्रति लीटर मानी जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील कौन सी है? ये है वॉन झील। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। कील नहर जिन्हें जोड़ती है, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वो कौन कौन है? उत्तरी सागर या बाल्टिक सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, उत्तरी सागर या काला सागर। ठीक है, तो कील नहर की बात की है तो कील नहर जो है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जो है ये आपस में जोड़ती है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है और क्वेश्चन है विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो यहाँ पर सागर की बात की है तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर आपका मृत सागर। तो देखो विश्व में सबसे लवणीय जो सागर है आपका वो है आपका मृत सागर जो है। ठीक है, और ये मृत सागर जो है ये कहां पर आपके? ये आपके जॉर्डन और इजराइल में है। ठीक है, इसका विस्तार जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। तो यहां सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर मृत सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। प्रसिद्ध अंगुली नुमा या फिंगर लेक झील कहां पर स्थित है? तो देखो प्रसिद्ध अंगुली नुमा की बात की है तो ये इसमें आपकी 5 झीलें आती है। देखो कौन कौन झील होगी? एक तो है आपकी सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, एक है ह्यूरन झील,
ह्यूरन झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, एक मिशिगन झील, एक है आपका इरी झील और एक आपका अंटारिया झील। ये जो 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों को मिलाकर कहा जाता है अंगुली नुमा, या इनको फिंगर लेक भी कहा जाता है। और ये जो 5 झीलें हैं, ये कहां पर है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77, टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो टिटिकाका जो झील है, ये किस महाद्वीप में है? कौन कौन से महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, या फिर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो टिटिकाका जो झील है, ये कहां पर आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और ये जो है, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची झील भी है। तो ये आपका टिटिकाका झील है, जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसमें? आपका 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट लिखें, क्वेश्चन नंबर है आपका 78 नंबर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मेनाल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, या फिर आपका नियाग्रा जलप्रपात। तो देखिए, विश्व का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, वो है आपका एंजल जलप्रपात। ये जो है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला देश है, वहां पर है। और ये लगभग जो है 979, ये 979 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, एंजल जलप्रपात। तो आंसर नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, एंजल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर है 79, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, महासागरीय धाराएं जो है, इनकी जो उत्पत्ति होती है, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला है समुद्र जल के तापमान में अंतर, समुद्र जल की लवणता में अंतर, पृथ्वी का परिक्रमण रिवोल्यूशन। तो देखिए, इनमें जो महत्वपूर्ण कारक है, एक सनातनी पवन है। तो इसमें एक तो सनातनी पवनें, यह भी इसका महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, क्योंकि ये जो पवनें हैं, ये निरंतर चलती रहती है। तो इन पवनों के कारण भी जो है महासागर धाराओं प्रवाहित होती है। और समुद्र जल के तापमान में अंतर आ जाना, इसके कारण भी महासागर धाराएं आपके उत्पन्न होती है। और समुद्र जल की लवणता में अंतर आना, इसके कारण। तो यहाँ पर पृथ्वी का इसका कारण नहीं। तो यहाँ जो कारण होंगे, ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा 1, 2, 3 आपका सही हो जाता है। तो आंसर नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सी एक हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी आपकी कैलिफोर्निया की धारा, पेरू धारा, या ब्राजील धारा, या फिर आपका फॉकलैंड की धारा? तो देखो, यहाँ पर हम्बोल्ट की धारा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम्बोल्ट की धारा कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो देखो, जो धाराएं हैं, इसकी हम बात करते हैं। पहले कौन कौन सी धाराएं हैं?
देखिए विश्व के लगभग मध्य से एक रेखा गुजरती है आपकी, ये जो रेखा है ये है आपका भूमध्य सागर रेखा, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर रेखा। अब यहां धाराओं की बात करें तो जो आपकी पेरू या हम्बोल्ट की जो धारा है वो कहां से आती है आपके, तो वो बनती है आपके इधर से, यानी कि जब धारा, इसको अपन दूसरे मैप में देखते हैं, तो अलग मैप बनाते हैं। देखिए क्या क्या है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप है, और यहां लगभग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इधर उत्तरी अमेरिका, और यह है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और यहां से लगभग देखें तो एक रेखा गुजरती है, यह है आपका भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुव के जब जाते हैं तो ये जो धाराएं होती हैं ये तो होती है आपकी ठंडी धारा, भूमध्य रेखा से ध्रुव पे जाते हैं तो ये तो कौन सी होती है आपकी, सॉरी, गर्म धारा। और ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो ये कौन सी धारा चलती है आपकी, ये चलती है आपकी ठंडी धारा। तो यहाँ देखें, यहाँ इस प्रकार से आपकी धाराएं हैं, जैसे हम चलेंगे इधर से तो ये धाराएं होगी आपकी, यहाँ पर, यहाँ जो धारा आएगी आपकी ये वाली, ये है आपका पेरू की धारा। यहाँ पे एक देश आपका पेरू, और पेरू की धारा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हम्बोल्ट की धारा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है, तो पेरू धारा या पेरू की धारा को क्या कहते हैं, हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 81, क्वेश्चन नंबर आपका 81, देखिए अगुलहास धारा चलती है, तो अगुलहास धारा जो है ये कहां चलती है आपके, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या फिर आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो हम यहाँ पर अगुलहास धारा की बात करें तो अगुलहास धारा जो है ये कहां चलती है आपके, ये चलती है आपके
दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है, ये कहाँ चलती है? आपके हिंद महासागर। और यहां हम देखें तो अफ्रीका के नीचे साइड पे जैसे हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और ये आपकी कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और इस प्रकार से ये जो गर्म जल धारा है ये कहलाती है आपकी अगुलहास की धारा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हिंद महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागर धारा नहीं है? तो कौन सी ठंडी धारा नहीं है? यह है आपका बेंगुला धारा, पेरू, कनारी या अगुलहास। तो देखो इसमें ठंडी कौन सी नहीं है? ये होगा आपका अगुलहास। ये आपकी गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, और बाकी ये जो है तीनों ठंडी धारा है। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर अगुलहास धारा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, ग्रांट बैंक जिनके संगम से लाभांत होता है वह है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट या लेब्राडोर धारा, दक्षिणी लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिवा या क्यूरेल धारा, या लेब्राडोर धारा या ग्रीनलैंड धारा। तो देखो ग्रांट बैंक की बात करें हैं तो यहाँ पर 2 धाराएं आपकी, एक तो हो जाएगी आपका लेब्राडोर धारा और एक हो जाएगी आपकी कौन सी? एक हो जाएगी आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, यानी कि 2 नंबर जो है इसमें आपका सही होगा, क्योंकि ग्रांट बैंक जो है यानी कि ऊपर से तो आपकी आती है कौन सी? आपकी ये आती है आपकी लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर ये ठंडी जल धारा होती है, और नीचे से जो जाती है आपकी ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम। और जब दोनों मिलती हैं, यहां जब दोनों मिलती हैं तो यहां पर ग्रांट बैंक का निर्माण करते हैं, ग्रांट बैंक का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर जो होगा आपका 2 नंबर से होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 84। क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागर धाराओं के चक्रण की दिशा है। ठीक है, तो महासागर धाराओं की चक्र की दिशा है। तो देखो पहला क्या है आपका? पहला है आपका कि घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत, दोनों सेम ऑप्शन आ गए। घड़ी के सुई के, अच्छा, घड़ी के सुई के विपरीत और घड़ी के सुई के अनुरूप, घड़ी के सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के अनुरूप या घड़ी की सुई के विपरीत। तो इसमें जो सही आंसर कौन सा होगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका घड़ी सुई के अनुरूप और घड़ी सुई के विपरीत, यानी कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वह पृथ्वी है, और उत्तरी गोलार्ध में जो है ये इसमें घड़ी के सुई के अनुरूप आपका धाराएं चलती है, यानी धाराएं आपकी इस प्रकार चलती है, थोड़ा सा धाराएं चलेगी। जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? घड़ी की सुई के विपरीत चलेगी, यानी कि आपके इस प्रकार से धाराएं चलती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका इसमें 3 नंबर, घड़ी की सुई के अनुरूप और घड़ी की सुई के विपरीत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, समुद्र में ज्वार भाटा का क्या कारण है? समुद्र के तापमान में बदलाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद, या फिर आपका चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, तो इसमें ज्वार भाटा का प्रमुख कारण क्या है? इसमें आपका चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, जब आपका पृथ्वी, चंद्रमा और आपका जो सन है एक दिशा में होते हैं तो इस समय तो कौन सा ज्वार आता है? आपका दीर्घ ज्वार आता है। और जब पृथ्वी
और आपका सन और मून जो है 90 डिग्री कोण पर होते हैं, इस प्रकार होते हैं, तो इसमें आता है आपका लघु ज्वार। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो किसके जो ज्वारभाटा जो है वो किसके कारण आता है? आपका चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 86। क्वेश्चन नंबर है 86। विश्व में सर्वोच्च ज्वार में आते हैं बंगाल की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, या फिर बिस्की की खाड़ी में। देखो, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहां पर आते हैं? ये आएगा आपके फंडी की खाड़ी में, और ये कहां पड़ता है? आपके उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपकी फंडी की खाड़ी है, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचे ज्वार। तो आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी सरल रेखा में होते हैं तो ज्वार आते हैं। तो कौन से ज्वार आते हैं भाई? सरल रेखा मतलब जब आपका सूर्य, ये सूर्य है, और ये आपका चंद्रमा है, और ये आपका पृथ्वी है, जब ये तीनों एक ही सरल रेखा में होते हैं तो उस समय कौन से ज्वार आता है? उस समय आते हैं आपके दीर्घ ज्वार। जबकि हमने पढ़ा कि सूर्य, अर्थ और मून जो है 90 डिग्री कोण पर होते हैं, तो फिर कौन से ज्वार आते हैं? फिर आपके लघु ज्वार आते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2 नंबर, लघु दीर्घ ज्वार आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 88। क्वेश्चन है 88। ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधित स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर ए हैरिस ने, एरी ने, हेवल ने, या फिर लाप्लास ने। तो ज्वारभाटा से संबंधित जो आपका सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? ये थे आर ए हैरिस। तो सही आंसर हो जाएगा आपके 1 नंबर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की और वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम होगा। देखो, सबसे नीचे जो आपका धरातल के में नजदीक जो होता है ये होता है आपका शोभ मंडल। फिर होता है आपका समताप मंडल। शोभ मंडल, समताप मंडल, और इसके नीचे जो होता है आपका, ये होता है आपका एक होता है फिर आपका मध्य मंडल, और सबसे ऊपर जो होता है ये होता है आपका आयन मंडल। ठीक है, तो यहां पर सही जो क्रम होगा वो 3 नंबर, क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और फिर आपका आयन मंडल। तो आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कौन सा नंबर है आपका? 90। नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुने। अभिकथन है कि समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है, इसे ग्रह की सतह तक पहुंचाने से रोकती है। सही बात है कि समताप मंडल में जो ओजोन परत है आपकी, ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरण होती है उसको अवशोषित करती है और सतह तक इसको पहुंचाती नहीं। जबकि कारण क्या है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज की गई। सही बात है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक ओजोन क्षेत्र की खोज की गई। तो क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सही है। तो उसमें देखो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91।
स्कूल संपूर्ण और सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी तक तल तक पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन है 91। देखिए संपूर्ण, इसमें संपूर्ण सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी तल तक पहुंचता है? तो संपूर्ण जो आपका सौर विकिरण जो आता है उसका लगभग जो है 52% जो है ये आपके पृथ्वी तक ही पहुंच पाता है, बाकी अन्य स्तरों में हो जाता है। तो आंसर नंबर आपका 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 92। वायुमंडल में उल्का धूलि तथा आर्द्रता के सम्मिश्रण से कौन से बादलों का निर्माण होता है? तो वायुमंडल में उल्का धूलि और आर्द्रता सम्मिश्रण से कौन से बादलों का निर्माण होता है? तो वर्षा स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ या निशादीप्त मेघ। तो इसमें इसका निर्माण जो होता है वो है आपका निशादीप्त मेघ। तो सही आंसर हो जाएगा 4। डोलड्रम पेटी में पाई जाती है ध्रुवीय प्रदेश, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखीय प्रदेश या शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, तो डोलड्रम की बात की है तो डोलड्रम कहां पर भाई? तो यहां पर भूमध्य रेखा से लगभग 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में, 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में जो शांत क्षेत्र रहता है, जो शांत क्षेत्र रहता है इसे डोलड्रम कहा जाता है, डोलड्रम कहा जाता है। तो ये कहां पर पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 94। भूमि के अंदर जाने पर औसत ऊंचाई, औसत गहराई पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो कितनी गहराई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है? 24, 40, 32 या 30, 20। तो देखो गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर पर जो है 1 डिग्री तापमान की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। जबकि धरातल से अगर हम ऊंचाई की ओर चलते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और धरातल में जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर 32 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ या दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक। तो इसमें जो सही आंसर कौन सा होगा आपका? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें की बात की है तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें कहलाती। तो आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 96। विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती हैं? तो 10 डिग्री दक्षिणी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 40 उत्तर से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य या 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। देखो गरजता 40 की बात की है तो विश्व में जो गरजता 40 है ये दक्षिण गोलार्ध में चलते हैं और ये चलते आपके 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के मध्य। तो 40 डिग्री में जो चलते हैं अक्षांश में तो इसे कहा जाता है गरजता 40। इसे कहा जाता है गरजता 40। लेकिन
जो आपका 50 डिग्री पे है उसे कहा जाता है भयंकर 50, भयंकर 50। और 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर जो हवाएं चलती हैं इसे कहा जाता है चीकता साठा, चीकता साठा। तो यहां जो सही आंसर होगा गर्स्त चालीसे के लिए ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। तो आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 97। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय स्थायी पौने कौन सी है? उष्णकटिबंधीय स्थायी पौने, पछुआ, व्यापारिक, ध्रुवीय या फिर आपकी चिन्हुक पौन। ठीक है, तो उष्णकटिबंध की बात की है तो उष्णकटिबंध कौन सा होगा? यानी कि लगभग यहाँ देखें तो ये तुम्हारी भूमध्य रेखा है और लगभग यहाँ 30 डिग्री के आसपास ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका उष्णकटिबंध, ये उष्णकटिबंध कहलाता है। और इसके ऊपर ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक ये है आपका शीतोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ये भी आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और इसके ऊपर जो है ये है आपका शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और ये भी कौन सा है? शीत कटिबंध। और यहां इस जगह पर, यहां पर जो पौने चलती हैं, ये जो पौने चलती हैं ये पौने हैं आपकी व्यापारिक पौने। और शीतोष्ण में यहां जो पौने चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो पौने चलती है ये कहलाती है आपकी पछुआ पौन। और यहां भी जो पौने हैं ये भी कहलाते हैं आपकी पछुआ पौन। जबकि ध्रुव में, पश्चिम ध्रुव में पूर्व से पश्चिम की ओर जो पौन चलती है ये है आपकी ध्रुवीय पौन। और यहां भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है ये कहलाती है आपकी ध्रुवीय पौन। ठीक है, तो यहां बात करें कि उष्ण कटिबंध में जो स्थायी पौन चलती है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी व्यापारिक पौने। सही आंसर है आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 98। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या रहती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं इनकी दिशा क्या रहती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात की है और यहाँ पर व्यापारिक पवनों की बात की तो ये हो जाएगी आपके यहाँ पर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, यानी हवाएं चलेगी कहां पर? दक्षिण पूर्व से, ये दक्षिण और ये पूर्व, दक्षिण पूर्व से कहां चलेगी? उत्तर पश्चिम। यानी किस प्रकार हवाएं चलेगी? ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, यानी हवाएं आपकी चलेगी इस प्रकार से। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। यानी कि जब चक्रवात आते हैं तो हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा क्या रहती है? घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के तिर्यक, घड़ी की सुई के अनुसार, घड़ी की सुई के लंबवत। तो उत्तरी गोलार्ध की बात की है तो उत्तरी गोलार्ध में जो आपके चक्रवात में जो हवाएं है वो कैसे रहती है आपकी? ये रहती है आपकी घड़ी की सुई के विपरीत, है ना। यानी कि इस प्रकार से आपके चक्रवात चलते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है आपका? घड़ी की सुई के अनुरूप रहती है। इस प्रकार से आपके चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर, घड़ी की सुई के विपरीत सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सम्मिलित करना है यानी कि हवाओं को क्षेत्र से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो जैसे आपका खमशीन है तो खमशीन जो है ये कहाँ चलेगी? आपके
बोरा कहाँ चलती है, लू कहाँ चलती है, हैमिल्टन कहाँ चलती है। तो देखो लू की बात करें तो लू तो कहाँ चलती है आपके, ये चलती है आपके उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, ठीक है। जबकि खमशिन की बात करें तो खमशिन कहाँ चलती है आपके, ये चलती है आपके मिस्र में। मिस्र में चलने वाली हवाएं जो है ये खमशिन हवाएं कहलाती है। और बोरा जो है, खमशिन लू चलती है आपके उत्तरी भारत के अंदर, खमशिन कहाँ चलती है आपके, खमशिन चलती है आपके मिस्र में। और बोरा जो है ये चलती है आपके एड्रियाटिक सागर में। जबकि हरमटन कहाँ चलती है आपके, ये चलती है आपके अफ्रीका महाद्वीप। तो सही क्या होगा, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1 नंबर, ठीक है। तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, तो आंसर जो हो जाएगा आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना काफी है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। इसको आप रिपीट करके देखिए। तो हमने इस विश्व ज्योग्राफी को पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पूरा किया है। तो एक बार आप रिपीट इसको देखिए। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।